हेलो दोस्तों। जब यार मैंने आपको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का बताया था कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की अलग अलग टेक्निक्स हैं सोल्व करने की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के तीन मेथड है यार। एक था आपका डिसीजन ट्री, एक था आपका एसवीएम और एक था आपका केएनएन। ठीक है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज बताई थी कि सुपरवाइज लर्निंग को सोल्व करने की दो टेक्निक्स और भी हैं। एक है यार आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और एक है यार आपकी नेव बेसियन मॉडल। ठीक है। तो यार अगर मैं आपको थोड़ा सिलेबस का बताऊं, मैंने सिलेबस के हिसाब से आपकी यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर दी है। अगर यूनिट 2 की बात करूं मशीन लर्निंग की, तो यूनिट 2 में यार एक तो आपका डिसीजन ट्री वाला कंसेप्ट है और एक आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट है। ठीक है। ये आपका मशीन लर्निंग यूनिट 2 और ये भी मशीन लर्निंग यूनिट 2। अगर मैं एसवीएम की बात करूं तो एसवीएम वाला टॉपिक कहीं पे भी आपका मशीन लर्निंग के सिलेबस में नहीं है, बट ये आपका डीप लर्निंग के यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन मशीन लर्निंग के पेपर में पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है क्योंकि क्लासिफिकेशन सोल्व करने की एक टेक्निक है। और अगर मैं केएनएन की बात करूं तो केएनएन हमारे एकेडीयू सिलेबस के हिसाब से मशीन लर्निंग के यूनिट 4 का टॉपिक है। ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि डिसीजन ट्री और एएनएन आपका यूनिट 2 का टॉपिक है, केएनएन यूनिट 4 का है और एसवीएम इन्होंने डीप लर्निंग की यूनिट 1 में दिया है। और अगर मैं नेव बेसियन मॉडल की बात करूं तो ये यार आपका मशीन लर्निंग की यूनिट 3 का पार्ट है। ठीक है। तो यार पहले मैं इन तीनों को समझाऊंगा। इन तीनों को जब समझाऊंगा तो आपको एक चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि इसमें डिसीजन ट्री वाला हम मशीन लर्निंग यूनिट 2 के हिसाब से पढ़ेंगे, एसवीएम डीप लर्निंग यूनिट 1 का टॉपिक कवर हो जाएगा साथ साथ, और केएनएन आपका मशीन लर्निंग की यूनिट 4 का टॉपिक है। ठीक है। तो पहले इस लेक्चर में मैं इन तीनों को समझाऊंगा, देन उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इससे अगले लेक्चर में, एंड देन उससे नेक्स्ट में आपका नेव बेसियन मॉडल। तो देन आपकी यार यूनिट 3 तक का मशीन लर्निंग का काम कंप्लीट हो जाएगा वहां पे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका डिसीजन ट्री से। तो यार देखो, अगर डिसीजन ट्री की डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिकली डिसीजन ट्री आर यूज्ड टू सेपरेट अ डेटा सेट इनटू क्लासेस बिलोंगिंग टू रेस्पॉन्स वेरिएबल। मतलब हम डिसीजन ट्री की हेल्प से अपने डेटा को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रेस्पॉन्स वेरिएबल। इसी वजह से यार आपका डिसीजन ट्री को हम क्लासिफिकेशन ट्री भी बोलते हैं। ये बात याद रखना कि डिसीजन ट्री का दूसरा नाम क्लासिफिकेशन ट्री भी है। अगर कई बार उन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया कि डिसीजन ट्री इज आल्सो नोन एज, तो हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ट्री को भी हम डिसीजन ट्री ही बोलते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी पॉइंट क्या है यार कि डिसीजन ट्री, मैंने बोला कि डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका है, बट डिसीजन ट्री की हेल्प से हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, बट हम जनरली करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ही सोल्व। ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि हम डिसीजन ट्री की हेल्प से रिग्रेशन प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हैं। वो इसमें पूछ सकते हैं यार कि क्या हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को डिसीजन ट्री से सोल्व कर सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये चीज भी इससे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यार अब बात आती है कि हम डिसीजन ट्री यूज क्यों करते हैं। या डिसीजन ट्री को यूज करना सिंपल सा मेथड, ये तरीका ये है कि क्योंकि डिसीजन ट्री की हेल्प से हम अपने कोई भी डेटा सेट को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई इसमें हम करते क्या है, लेट सपोज आपकी यार यहाँ पे है कोई डिसीजन नोड, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई एक और डिसीजन नोड है, यहाँ पे आपकी एक और डिसीजन नोड है। ठीक है। अगर मैं इसको क्वालिफाई करूँ, लेट सपोज ये डिसीजन नोड हो गई आपकी, और ये है आपकी लेट सपोज लीफ नोड, और ऐसे यहाँ पर कुछ है। ठीक है। तो हम करते क्या है, बेसिकली हमने अपने पूरे डेटा सेट को कुछ डिसीजन नोड एंड लीफ नोड में कन्वर्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात, आपके डिसीजन नोड एंड लीफ नोड में अंतर क्या है। डिसीजन नोड और लीफ नोड में अंतर इतना सा है यार कि डिसीजन नोड आपकी सब ब्रांचेज में डिवाइड होंगी और लीफ नोड आपकी सब ब्रांचेज में डिवाइड नहीं होती। तो यार अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी 3 तरह की नोड होती हैं, जिसमें से यार एक है आपकी इंटरनल नोड, एक है यार आपकी ब्रांच नोड्स, ब्रांचेस बोल सकते हो आप इसको, और यार एक है आपकी लीफ नोड। अगर मैं लीफ नोड की बात करूं तो लीफ नोड बेसिकली आपको कुछ आउटकम देगा, जो भी आउटकम आना होगा इस ट्री को पढ़कर वो आपका सारी की सारी आपकी लीफ नोड से
आएगा। ठीक है, और अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं, ब्रांचेस कौन सी हैं, जो ये सब हैं जिससे आपका डिसीजन आगे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो यार बेसिकली ब्रांचेस को बोलते हैं हम आपकी डिसीजन नोड्स, मतलब जितनी भी ट्री में आपकी ब्रांचेज होंगी उन सबको मैं आपका डिसीजन नोड्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर मैं आपकी इंटरनल नोड की बात कर रहा हूँ, तो इंटरनल नोड क्या है यार, बेसिकली इंटरनल नोड जितनी भी है ये सब रेफर कर रही है आपकी कुछ फीचर ऑफ डेटा सेट। ठीक है, अब होता क्या है, मैं इस डिसीजन ट्री को बाद में आसानी से यार अपने हिसाब से इसको इफ देन रूल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। भाई इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई डिसीजन है तो लेट सपोज यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो, तो अगर ये डिसीजन आपका यस हुआ तो मैं ये वाली डिसीजन चलेगा, अगर नो हुआ तो मेरा ये वाला डिसीजन चलेगा। देन इस डिसीजन नोड पर आके आपका दोबारा यहाँ पे यस है, यहाँ पर नो, अगर ये यस होगा तो ये, नहीं तो ये। तो मतलब आप अपने पूरे के पूरे डिसीजन ट्री को बाद में इफ देन रूल्स के हिसाब से इसको दोबारा अपने यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत अच्छा फायदा है। यही कारण है यार, इस वजह से हम आपका जनरली डिसीजन ट्री को यूज करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि बेसिकली है क्या, जब आपका डिसीजन ट्री में लास्ट में कुछ आउटकम वाली लीफ नोड आएंगी तो वो बताएगा कि आप कौन कौन से डिसीजन को फॉलो करके आपका वो आउटकम आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से डिसीजन ट्री की हेल्प से हम अपना डेटा को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, इसलिए बेसिकली हम डिसीजन ट्री यूज करते हैं। अब देखो अगर मैं डिसीजन ट्री की बात करूं तो डिसीजन ट्री का वैसे तो न्यूमेरिकल का इसका बहुत बड़ा है, और न्यूमेरिकल करने का कोई फायदा भी नहीं है इस समय, क्योंकि पेपर एमसीक्यू है तो न्यूमेरिकल तो यार मुश्किल आएगा। आज तक कभी नहीं आया हमारे डिसीजन ट्री और न्यूमेरिकल पीछे पेपर में, जब पेपर थ्योरी के होते हैं तो एमसीक्यू में तो क्या ही न्यूमेरिकल आएंगे इसके। तो ऐसा थ्योरी वाला पार्टी को समझते हैं और जो जो इसमें है। तो इसके बाद एक चीज और है इसमें कि जो हमने ये सबसे ऊपर रूट नोड हुई थी, इसमें एक रूट नोड बनी थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार इस डिसीजन ट्री में कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके डेटा सेट के हिसाब से कौन सी नोड रूट नोड बनेगी। तो यार उस रूट नोड को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, जिसमें से यार आपका एक आता है आपका इंफॉर्मेशन गेन, और यार एक है आपका कुछ गिनी इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों को समझने से पहले यार एक कॉन्सेप्ट और भी है आपका, दैट इज एंट्रोपी। मैं एंट्रोपी का फॉर्मूला बताऊंगा और देन एंट्रोपी के बेस पे हम आसानी से इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर लेंगे तो देन फिर मैं आपको बता दूंगा कि अगर इन केस अगर कभी उन्होंने पूछ लिया कि यार आपका ये डेटा सेट दिया हुआ है और कौन सी रूट नोड होगी, तो आप वहां से आइडेंटिफाई इजिली उस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पहले एंट्रोपी की बात करूं तो एंट्रोपी आपको पता है क्या होता है, बेसिकली चेंज इन रैंडमनेस, मतलब क्या चेंज हो रहा है, मतलब रैंडमनेस क्या है आपके डेटा सेट में, उसको डिफाइन करती है आपकी एंट्रोपी। तो यार अगर मैं आपके एंट्रोपी के फॉर्मूले की बात करूं तो यार मैं एंट्रोपी को आपका एच से डिनोट करता हूं और इसका फॉर्मूला है माइनस समेशन पी के ये फॉर्मूला यार इसका आपका एंट्रोपी का, माइनस समेशन पी के लॉग बेस टू पी के। अब जो ये के है ये क्या है यार, के है यार आपका 1 2 3 अप टू m विच represent the number of classes of target variable। और जो आपका यहाँ पे ये पी के है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार, पी के रिप्रेजेंट कर रहा है आपका proportion of sample that belong to क्लास के, मतलब इस क्लास के में कितने प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल्स हैं जो बिलोंग करते हैं, वो यार रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पी के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका एंट्रोपी का। अब मैं यार एक डेटा सेट बना के दिखा देता हूँ आपको, एंड देन उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे हम आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड देन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी आपकी रूट नोड होगी। अब दोस्तों देखो यार, लेट सपोज मैंने एक डेटा सेट लिया है और इसमें आपको डिसीजन ट्री उस कंडीशन को बनाना है कि आपकी ये अलग अलग पैरामीटर के बेस पे कब आपका पर्टिकुलर बंदा गोल्फ खेलेगा। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारा कोई बंदा है वो इन कंडीशन की वजह से गोल्फ कब खेलेगा। तो सबसे पहले जो प्ले गोल्फ वाला
कॉलम है, मैं इसमें देखूंगी मेरे कितने नो और कितने यस हैं। तो यार अगर मैं इसको देखूँ तो यार ये क्या है, नो नो यस 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 नो यस नो। ठीक है, मैंने इन सबको यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इनको काउंट करूँ तो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 में से मेरे यार 4 नो हैं और 4 यस हैं। तो अगर मैं नो की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 4/8 मतलब यार 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस भी क्या हो गई आपकी 0.5। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं, क्योंकि मेरा ये मेन आउटकम आना चाहिए, मतलब आउटकम मुझे मेन यही चाहिए, तो पहले मैं इसकी एंट्रोपी निकाल लूंगा। एंट्रोपी मतलब माइनस, पहले यार फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फॉर्मूला क्या था, माइनस पी के log बेस 2 पी के, ठीक है, समेशन था। अब देखो तो पी के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले मैं नो, भाई के का क्या है, मतलब मैंने के बताया था कि आपको डिफरेंट आउटकम्स क्या होंगे, या तो यस है या फिर नो है, तो यहाँ पे 2 ही आउटकम है। तो जब 2 ही आउटकम है तो यार मैं इन दोनों को ही वो करूंगा, ऐड करूंगा, मतलब माइनस पी एन log बेस 2 पी एन प्लस पी वाई log बेस 2 पी वाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नो आपको बताया 0.5 log बेस 2 0.5 प्लस 0.5 log बेस 2 0.5। ठीक है, जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो इसका आंसर आपका बना जाएगा। अब हमने ये इसका निकाल लिया, इसके बेस पे हमने इसकी एंट्रोपी निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये तो आपका आउटकम आना था, और मुझे देखना है कि आपके जो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, इनके बेस पे आपका बंदा कब खेलेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं अगर आउटलुक की बात करूं, आउटलुक में यार एक है आपका रेनी, एक है यार आपका ओवरकास्ट, और एक है यार आपका सनी। अगर आप रेनी की बात करो, रेनी कितने हैं 8 में से 1 2 3, मतलब ठीक है इतने आपके रेनी है। ओवरकास्ट कितने हैं आपके 1 2 3 तो 5, इसका मतलब सनी भी आपके 3 ही होंगे, 1 2 3, 3 आपके सनी है। ठीक है, अब जो आपके रेनी है 3, उसमें देखो खाली उस रेनी के हिसाब से आपका प्ले गोल यस आ रहा है या नो आ रहा है। भाई रेनी के हिसाब से यहाँ पे आपका नो आ रहा है, यहाँ पे भी आपका नो आ रहा है, और यहाँ पे भी नो आ रहा है, मतलब नो नो नो। ठीक है, अगर मैं ओवरकास्ट देखूँ तो यार यहाँ पे यस आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका यस आ रहा है, तो यस यस। ठीक है, और अगर मैं सनी की बात करूँ तो सनी में आपका यहाँ पे आपका यस यस और नो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका खाली नो आया, यहाँ पे खाली यस आया, और यहाँ पे आपका यस यस नो आया। अब पहले आप इसकी इसकी और इसकी इन तीनों के बेस पे अलग अलग एंट्रोपी निकाल लोगे, जैसे मैंने अभी पीछे निकाली थी। ठीक है, जब आप एंट्रोपी निकालोगे तो यार आप देखोगे, क्योंकि इसमें खाली नो है और इसमें कोई भी आपका वाई का ट्रेस नहीं है, जब कोई ट्रेस नहीं है तो यार इसकी एंट्रोपी आपकी 0 हो जाती है। मतलब सही बताऊं तो एंट्रोपी हमें सिर्फ वही निकालनी है जहां पे कुछ कॉम्बिनेशन आएंगे डेटा सेट के, भाई यस नो, या फिर अगर 3 होते तो कुछ तो मिक्स होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे खाली नो नो है तो ये तो प्योर है। एक चीज बताता हूँ, जब भी हम एंट्रोपी निकालते हैं तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि जिसके लिए हम निकालना चाह रहे हैं क्या वो इम्प्योर है क्या, अगर इम्प्योर होगा जब ही निकालेंगे। मतलब भाई देखो, डेटा सेट इम्प्योर जब होता है जब एक से ज्यादा क्लास के ट्रेस उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में आ रहे हो। मतलब जैसे यहाँ पे यस यस नो, यहाँ पे यस भी आ रहा है नो भी आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ एंट्रोपी की वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे खाली यस आ रहा है, यहाँ पे नो का कोई भी ट्रेस नहीं है, तो इसलिए इसकी भी आपकी एंट्रोपी 0 होगी। यहाँ पे खाली नो था, कोई ऐसा ट्रेस नहीं, इसलिए इसकी एंट्रोपी 0 हुई। जब मैं इसकी निकालूंगा तो इसका आंसर आएगा यार आपका 0.918, आप निकाल सकते हो। बाद में आप क्या करोगे, बाद में आप जितने ये थे, या 3/8 था, ये 2/8 था, ये 3/8 था, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे इनकी एंट्रोपी से, और सबका एडिशन मार दोगे, तो कर दोगे यार आप 3/8 इंटू 0 प्लस 2/8 इंटू 0 प्लस 3/8 इंटू 0.918। जब जो सोल्व करोगे इसका आंसर आएगा यार आपका 0.344। अब आपका आउटलुक वाले पैरामीटर के बेस पे आपकी एंट्रोपी 0.344 आई, बट जब मैंने आपकी प्ले गोल्स निकाली तो क्या आई थी 1, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 में से 0.344 माइनस करूंगा, तो इसका आंसर आपका आ गया 0.656। इसको ही बोलते हैं यार हम आपका
इंफॉर्मेशन गेन। मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताया एंट्रोपी का, माइनस समेशन पी के लॉग बेस टू पी के, ठीक है। उसके बेस पे मैंने जितने आपके आउटलुक अलग अलग थे मैं वो उनके बेस मैंने सबकी एंट्रोपी निकाल ली। बाद में जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये सब आ रहे थे मैंने सबकी मल्टीप्लाई करके एडिशन मार दिया, एंड उसके बाद मैंने जो प्ले गोल्स की एंट्रोपी आई थी मैंने उसमें से माइनस कर दिया, तो मेरी इसका इन्फॉर्मेशन गेन आ गया। सेम मुझे यही चीज आपके टेम्परेचर के लिए करनी है, यही चीज आपको ह्यूमिडिटी के लिए करनी है, और यही चीज आपको विंड के लिए करनी है। जिसका इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा आएगा मैं उसको आपकी रूट नोड यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यार ये इतना तो आप खुद देख लो कि कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है यार डिसीएंट्री का। इसलिए न्यूमेरिकल तो भूल जाओ यार कि एमसीक्यू में आएगा, बस आपको थोड़ा ओवरव्यू देना था कि अगर बाई चांस कभी कोई पूछ लेता है तो इस तरह आपका ये चीज सोल्व होती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है यार आपका व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज इन डिसीएंट्री। सबसे पहली बात तो यार ये चीज डिटरमाइन करनी बड़ी मुश्किल है कि हाउ डीप ट्री विल ग्रो, कितना ज्यादा आपका ट्री ग्रो होगा, ये चीज डिटरमाइन करनी थोड़ी मुश्किल है डिसीएंट्री में। उसके बाद यार एक प्रॉब्लम इसमें आती है आपकी ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। ओवरफिटिंग प्रॉब्लम क्या होती है यार, ये ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग बहुत ज्यादा आता है। सीधे से शब्दों में बात क्या आएगी, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम डिसीएंट्री में जब आएगी जब आपका ट्री चीजों को याद करने की कोशिश करेगा उसके बजाय। तो यार ये अच्छा है ना कि वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ जनरलाइज रिलेशनशिप बना दे। भाई उसने क्या करा, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ जनरल रिलेशन तो बनाया नहीं, बट वो हर चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा, और उसके बेस पे क्या हुआ, ट्री बहुत ज्यादा बड़ा होता चला गया। तो वो प्रॉब्लम होती है आपकी ओवरफिटिंग का। ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के कुछ तरीके हैं, जैसे यार एक आती है आपकी रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, एक है आपकी यार प्रूनिंग कर सकते हैं मुश्किल की। तो ये सब कुछ तरीके हैं आपकी ओवरफिटिंग को हटाने के। तो यार ये ओवरफिटिंग प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है डिसीएंट्री में। उसके बाद एक लिमिटेशन है आपकी हैंडलिंग कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट। कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट को हैंडल करने में भी यार प्रॉब्लम करता है डिसीएंट्री। उसके साथ साथ यार आपकी कंप्यूटेशनल इफिशिएंसी को इंप्रूव करने में काफी दिक्कत आती है आपकी डिसीएंट्री की हेल्प से। एंड उसके बाद है यार एक आपकी हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट कोड्स। इसके अलावा और भी है कि आपकी मल्टीपल वैल्यू को फिल करने में दिक्कत आती है डिसीएंट्री की हेल्प से, और भी कुछ है। तो आप ये सब आपके कुछ इश्यूज हैं डिसीएंट्री के, ठीक है। तो यार डिसीएंट्री के बारे में इतना काफी है, क्योंकि पेपर एमसीक्यू में एक ओवरव्यू बस पता होना चाहिए कि डिसीएंट्री में ये डिसीजन नोड, लीफ नोड क्या होती हैं। और उसके साथ हाँ यार एक चीज बताई थी, जब आपका डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब जब भी इसकी एल्गोरिथम आपकी ट्री कंस्ट्रक्ट करती है तो वो एक एल्गोरिथम है उसके बेस पे करती है, एंड दैट एल्गोरिथम इज यार CART। CART की फुल फॉर्म है यार आपकी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम, ठीक है। मतलब जो ट्री कंस्ट्रक्ट करती है वो आपकी इस एल्गोरिथम के बेस पे करती है। तो ये चीज मतलब छोटी छोटी है, और एमसीक्यू के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई उन्हें पूछ लिया कि CART की फुल फॉर्म क्या है, अगर उन्होंने पूछ लिया कि क्या डिसीएंट्री आपका रिग्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, अगर उसने पूछा कि आपकी डिसीजन नोड में सब ब्रांचेज होती हैं या फिर नहीं होती, एंट्रोपी का फॉर्मूला पूछ लिया तो वो बताना चाहिए। तो यार ये सब चीज कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने डिसीएंट्री के बारे में देखी, और यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। अब देखते हैं यार आपका KNN एल्गोरिथम। KNN मैंने आपको पहले बता दिया कि KNN आपके मशीन लर्निंग के यूनिट 4 का पार्ट है। तो आप सिलेबस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप एक बार चेक वहां से कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो यार नेक्स्ट है आपकी KNN एल्गोरिथम। अगर KNN की फुल फॉर्म की बात करें तो यार ये होती है आपकी K नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, ठीक है। मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना होता यार, क्योंकि KNN एल्गोरिथम आपका एक क्लासिफिकेशन का तरीका है करने का। तो क्लासिफिकेशन में क्या आता है कि हमें अपने डेटा को कुछ कैटेगोरिकल रेस्पॉन्स में मतलब क्लासिफाई करना है। जब क्लासिफाई करना है तो मतलब इसमें कुछ आपको एक डेटा सेट दिया हुआ होगा और कुछ एक आपको एक
इंस्टेंस दिया हुआ होगा, आपको बताना होगा कि वो कौन सी कैटेगरी में आपका आएगा। ठीक है, अगर मैं आपका केएनएन एल्गोरिथम की बात करूं तो यार केएनएन एल्गोरिथम आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने का ही तरीका है, और उसके साथ साथ यार इसको हम आपका लेजी लर्नर मॉडल भी बोलते हैं। ये चीज याद रखना यार, ये चीज एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। लेजी लर्नर मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये करता क्या है यार, ये पहले तो जो आपका इनपुट है, जो आपका ट्रेनिंग का डेटा सेट है, सबको मतलब रख लेता है, और जब आप रन करते हो, जब आप प्रोसेसिंग करते हो, उस समय वो आइडेंटिफाई करता है कि वो आपकी कौन सी क्लास में, कौन सी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यार इसलिए इसको थोड़ा लेजी लर्नर मॉडल बोलते हैं। और एक तरीका ये भी है इसका यार लेजी लर्नर मॉडल बोलने का, कि जो ये आपका आइडेंटिफाई करना है ना कि भाई आपका कौन सा इंस्टेंस कौन सी क्लास में आएगा, ये बहुत धीरे धीरे करता है, मतलब थोड़ा इसकी स्पीड कम है ये चीज आइडेंटिफाई करने की, इसलिए भी इसको यार आपका लेजी लर्नर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब बात होती क्या है, जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई आपका कोई इंस्टेंस कौन सी क्लास में आता है, उसको आइडेंटिफाई करने के यार आपके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से इसको हम बोलते हैं यार प्रोक्सिमिटी। मतलब बताता हूं भाई, मेजर्स ऑफ प्रोक्सिमिटी, मतलब यार अगर आपको कोई इंस्टेंस दे दिया और आपको अगर कोई ट्रेनिंग का डेटा, कोई एक डेटा सेट दे दिया, और आपसे पूछता हूँ कि भाई वो आपका इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो बेसिकली हमें ये तो आइडेंटिफाई करना है कि वो किसको सबसे ज्यादा फेवर में है। भाई अगर 4 सैंपल है आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में, तो उसमें से वो किसके ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से वो तुम्हें चेक करनी होती है। तो बेसिकली हमें ये देखना होता है कि प्रोक्सिमिटी उसकी किसके सबसे ज्यादा पास है। तो उसका भी काफी सारे तरीके हैं, जैसे एक है यार आपका बाई कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, हम डिस्टेंस निकालेंगे अपने गिवन इंस्टेंस की और आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के बीच में, जिसके बीच में डिस्टेंस सबसे कम आएगी मैं उसको वहां पर रख दूंगा। एक तरीका यार आपका कि हम कोरिलेशन के बेस पर फाइंड करेंगे, एक तरीका है यार आपका जैकार्ड सिमिलरिटी, एंड एक है तरीका आपका कोसाइन सिमिलरिटी। ये आपके कुछ तरीके हैं आइडेंटिफाई करने की कि आपका जो गिवन इंस्टेंस है वो आपकी कौन सी क्लास में आएगा। बट जो हम जनरली यूज करते हैं यार वो है आपका कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, या फिर जिसको आप बोलते हो यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसके ऊपर यार मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ये चीज आसानी से समझ आ जाए कि हम कैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि यार केएनएन का न्यूमेरिकल छोटा है, और मतलब ये न्यूमेरिकल आपको पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में, तो मतलब बहुत जल्दी टाइम में सोल्व हो जाता है। तो उसको एक बार देख लेते हैं यार। ये आपको टेबल दी हुई है जहां पर आपकी कुछ ऐसी ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू है, उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू है, और बता रहा है कि अगर ऐसी ड्यूरेबिलिटी के लिए ये और स्ट्रेंथ ये होगी तो आपका वो बैड में आएगा या गुड में आएगा आपका। ठीक है, और आपको उन्होंने बोला कि आपका ऐसे ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू है 3 और स्ट्रेंथ की वैल्यू है 7, तो आपको बताना है कि यार ये आपका गुड कैटेगरी में आएगा या फिर बैड कैटेगरी में आएगा। तो देखो जो यार इसमें आपका केएनएन में के है ना, ये बताता है कि के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मतलब मैं के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर देखूंगा उसके, और उसमें जो वैल्यू ज्यादा बार आएगी क्लासिफिकेशन की मैं उसको आउटपुट में दे दूंगा। बट जो क्या कोई तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का कि मैं के कैसे निकालूंगा? यार सही बताऊं तो इसका कोई तरीका नहीं है कि हम के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बट जनरली हम आमतौर पर 5 यूज करते हैं। और जैसे आपका यहाँ पे इनपुट डेटा सेट है ही 4 साइज का, तो यहाँ पे हम 3 नेबर निकाल के इसका आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फॉर्मूला होता है इसका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी डेटा सेट की पहली वाले से देख रहा हूं, पहले से देख रहा हूं, तो क्या होगा यार, मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगा चारों से। ठीक है, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यार इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 3 माइनस 7 क्या हो गया, ये 4 का होल स्क्वायर हो गया यार 16, मतलब √16। मैं तो 16 लिख देता हूँ क्योंकि यार सब में अंडर रूट आएगा, तो मैं अंडर रूट को वहां से बाद में हटा दूंगा। एक बात एक है, 16 लिख दिया मैंने इसको।
अगर मैं इसकी डिस्टेंस आपकी 2 से निकाल रहा हूं तो ये क्या होगा आपका 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। सर ये आ गया 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 आ गया 25 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका तीसरे से निकालूंगा इसकी डिस्टेंस तो ये आ गई 3 में से 3 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 में 4 3, 3 का स्क्वायर आपका 9, मतलब ये आ गया आपका 9। और जब मैं इसका चौथे से निकालूंगा तो ये आ गया 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 में 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। ठीक है, अब ये मेरी चारों की डिस्टेंस आ गई। पहले की डिस्टेंस आई 25 और 16, दूसरे की 25, तीसरे की आई 9, चौथे की आई 13। मैं 3 डिस्टेंस जो कम आ रही होंगी मैं उनको रखूंगा। 3 कौन कौन सी है भाई? जो सबसे ज्यादा है इन 4 में से उसको हटा दो। तो सबसे ज्यादा कौन सी है आपकी 25। अगर 25 को मैं हटाऊं तो इसको हटा दो तो आपकी बची 16, 9 एंड 13, मतलब फर्स्ट बचा, थर्ड बचा एंड फोर्थ बचा, सेकंड वाला आप कट गया। तो अब देखो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ की कैटेगरी क्या क्या है भाई। फर्स्ट की कैटेगरी है बैड, थर्ड की कैटेगरी है गुड, फोर्थ की कैटेगरी है गुड। इन 3 में से गुड 2 बार आ रहा है एंड बैड 1 बार। तो यहाँ से आपका पता लग गया हमें कि ये गिवन इंस्टेंस है ये आपका बैड गुड कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका यार यही है आपका केएन का न्यूमेरिकल। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपको सेम इसी तरह सोल्व करना है, आपका आसानी से आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बस ये बात याद रखनी कि अगर वो पूछता है कि क्या कोई ऐसी एल्गोरिथम है जिसके बेस पे हम के वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई एल्गोरिथम नहीं है जिसके बेस पे हम आपकी के की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था आपका केएनएन के बारे में। अब देखते हैं आपका एसवीएम। एसवीएम क्या है? मैं आपकी एसवीएम की बात करूं तो एसवीएम की फुल फॉर्म आपको पता ही है यार, आपकी सपोर्ट वेक्टर मशीन। यार एसवीएम की सबसे इंपॉर्टेंट एक पहली प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि एसवीएम आपकी क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, दोनों प्रॉब्लम के लिए हम इसको सोल्व लगा सकते हैं, बट जनरली हम लगाते हैं इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए ही है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए यार कि हम रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए भी सपोर्ट वेक्टर मशीन और डिसीजन ट्री दोनों को लगा सकते हैं। तो ये चीज यार एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद यार एसवीएम आपकी मोस्ट पावरफुल एल्गोरिथम है। मोस्ट पावरफुल एल्गोरिथम है जिसके कारण से यार ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में यूज होती है। आपकी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन से लेकर फेस रिकॉग्नाइजेशन तक हर जगह हम इसको बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि वंस बाउंड्री इज एस्टेब्लिश्ड द ट्रेनिंग डेटा सेट बिकम्स रिडंडेंट। मतलब जैसे ही हम इसमें एक बाउंड्री खींच देते हैं तो तुरंत आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है वो आपका रिडंडेंट, मतलब अलग अलग क्लास में आपका क्लासीफाई कैटेगराइज हो जाता है। इसका मतलब क्या है देखो यार, लेट सपोज यार आपका एक ट्रेनिंग डेटा सेट है ये, और यार एक मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, मैंने यार बीच में एक लाइन खींची जिसको मैं आपकी बाउंड्री बोल रहा हूं, और जैसे ही मैंने बाउंड्री खींची तो आपका एक ट्रेनिंग डेटा सेट इधर आ गया सारा और एक इधर आ गया। ठीक है, अब मैं करता क्या हूं यार, जो भी ट्रेनिंग डेटा सेट इधर वाली साइड का भी और इधर वाली साइड का भी जो सबसे नजदीक होगा इस बाउंड्री के, मतलब इधर ये है और इधर ये है, मैं इन दोनों की हेल्प से एक एक लाइन खींच देता हूं। एक मैंने यहाँ खींच दी और एक इसको यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ खींच दी। इन दोनों को यार मैं बोलता हूं आपका हाइपर प्लेन। ठीक है, और जो आपका हाइपर प्लेन और बाउंड्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको बोल रहे हैं हम आपका मार्जिन। अब देखो हुआ क्या था, यहाँ पे आपका जो डेटा था वो मैंने आपको 2 डायमेंशनल स्पेस में दिखा रखा है। ठीक है, और मैंने एक सिंपल एक लीनियर सी लाइन खींची और आपका डेटा आसानी से 2 क्लास में कैटेगराइज हो गया। तो यार इसको बोलते हैं हम आपका लीनियर एसवीएम।
लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन वो होती है जहां पे मैं लीनियर बाउंड्री ड्रॉ करके आसानी से अपने डेटा को अलग अलग क्लास में कैटेगराइज कर पा रहा हूं। और यार एक होता है आपका नॉन लीनियर एसवीएम। नॉन लीनियर एसवीएम में क्या होता है, देखो यार, जैसे लेट सपोज ठीक है भाई, ये ट्रेनिंग डेटा सेट है। अब आप इसमें एक लाइन ऐसी कैसे खींचोगे जो कि आपके इस पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट को दो क्लास में अलग अलग कैटेगराइज कर देगी। तो यार यहाँ पे हम कोई ऐसी लीनियर लाइन यहाँ पे आसानी से नहीं खींच सकते। तो इसका क्या तरीका है, अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं आपके नॉन लीनियर एसवीएम में डेटा मैनुअली रख सकता हूं, मतलब अगर मेरा एसवीएम नॉन लीनियर है तो क्या मैं अपने आप डेटा को अपनी हिसाब से पोजीशन पर रख सकता हूं? नहीं यार, ऐसा कोई तरीका नहीं है। बट इसका तरीका क्या है यार, इसका तरीका है यार कि एक्चुअली में होता क्या है, आपके एसवीएम में एक वो होता है, मतलब टेक्निक है यार, जिसको बोलते हैं हम आपकी कर्नल ट्रिक। ठीक है, ये कर्नल ट्रिक करती क्या है, कर्नल ट्रिक में आपके कुछ कर्नल फंक्शंस होते हैं जो कि यार आपके लो डायमेंशनल स्पेस को लेते हैं और उसको हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, हुआ क्या बेसिकली यार, अगर आप इसको 3 डायमेंशन में देखोगे तो शायद आपको ये ऑलरेडी एक अलग अलग कैटेगराइज में दिखेंगे। बट अभी मैं क्योंकि इसको 2D में देख रहा हूं तो इसलिए आपको नहीं दिखेगा। तो हम करते क्या है, या तो हम इसमें कुछ डायमेंशन ऐड कर देते हैं तो आप आसानी से उसको कैटेगराइज कर सकते हो, या फिर हम इसको कर्नल फंक्शन को देते हैं और वो उसको हाई डायमेंशनल स्पेस से अपने आप कन्वर्ट कर देता है, एंड देन आप उसकी हेल्प से आसानी से इसको कैटेगराइज कर सकते हो। मतलब अगर मैं लेट सपोज कर्नल को दिया तो हो सकता है इसका कुछ आउटपुट आपको ऐसा मिल जाए, मतलब आपको सारे सर्किल इधर मिल जाएं और सारे ट्रायंगल आपको यहाँ मिल जाएं। जब कोई अलग अलग मिल गया तो आप आसानी से लीनियर लाइन खींच के दोबारा से इसको सेपरेट कर। तो यार जैसे हमने जो भी ये देखिए, आप एक कर्नल फंक्शन जो आपके लो डायमेंशनल स्पेस को हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है यार, ये आपके कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जिसकी हेल्प से आपका डेटा लो डायमेंशनल स्पेस से हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन उसके बेस से आप आसानी से अपने नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा को भी आसानी से लीनियर एसवीएम की हेल्प से आप उसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका थोड़ा सा एसवीएम का। ठीक है, तो यार हमने देख लिया कि हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को एसवीएम, केएनएन और डीसीएन ट्री के बेस पे कैसे फाइंड करेंगे। यार नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी आपका यूनिट 2 का ही पार्ट है, और मैंने आपको बताई दिया कि यूनिट 2 में आपका डीसीएन ट्री वाला पार्ट था, तो वो सब मैंने आपका इस लेक्चर में कवर कर दिया है। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।